तो आज के जानकार से तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा एफआईडीआई का नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 2540 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईसी कल के सत्र में देखने को मिली और 5692 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईएस की तरफ से लौटते हुए दिखाई पड़ी। सो फार इस महीने में 7500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईएस कर चुके हैं और डीआईएस की भी 43,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। तो एक दिन का नंबर भले ड्रॉप का है, लेकिन अदरवाइज ये कई दिनों की खरीदारी के बाद ये नंबर ड्रॉप साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बातचीत करेंगे आज के जानकार से और चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनी अग्रवाल मौजूद हैं। सनी पाजी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है। मुंबई में मिलना तो हो नहीं पा रहा, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऑन स्क्रीन बहुत मुश्किल से मुलाकात कर रहे हैं। तो पहले तो सनी पाजी मार्केट कैसे देख रहे हो आप? क्या लग रहा है बाजार अभी सिचुएशन को देखते हुए पहले से हम बेटर हैं कि नहीं है? लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से तो सिचुएशन थोड़ी बेटर लग रही है। अभी के हालात कैसे हैं? या गुड मॉर्निंग सुमित जी, एंड ऑलवेज प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू। ऑब्वियसली काफी समय के बाद बात हो रही है। विवेक जी से रेगुलर इंटरेक्शन होते रहता है। अगेन हम अगर मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली सिनारियो रिलेटिवली बेहतर है जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी उसके बाद। और जिस तरह से हम अर्निंग भी देख रहे हैं, सिलेक्टिव कुछ कुछ कंपनीज में काफी अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं, कपल्ड विद एन वेरी गुड ग्रोथ आउटलुक। तो मुझे लगता है कि मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली इंडेक्स में जो दो हैवीवेट सेक्टर हैं, बैंकिंग और आईटी, उसमें से बैंकिंग में थोड़ी सी हमने मोमेंटम अभी पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी, उसके चलते भी कहीं ना कहीं बाजार को एक सपोर्ट डेफिनेटली मिला है। और रही आईटी की बात, तो आईटी के जिस तरह से नतीजा है, एटलीस्ट ये तो लगता है कि जो वर्स्ट है दैट इज बिहाइंड फॉर एन आईटी सेक्टर। और सभी कंपनीज का एक ये कॉमन थ्रेड रहा था कि सेकंड हाफ FY26 रिलेटिवली बेहतर रहेगा, जिसमें Q3 जो कि सीजनली वीक क्वार्टर होता है, वो एक प्ले आउट होने का चांस है। बट डिमांड एनवायरनमेंट के टर्म में सिनारियो इज लुकिंग मच बेटर। तो अगर ये दो बड़े दिग्गज सेक्टर में अगर आउटलुक ओकेज टू बेटर है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत बेंचमार्क इंडेक्स में भी नहीं नजर आते हैं। बट अगर इस मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। चुनिंदा कंपनीज में जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं और आउटलुक भी बेहतर है, एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर के लिए ऐसे कुछ सेक्टर और कंपनीज में बने रहने की राय रहेगी। तो सनी पाजी सबसे पहले सबसे बड़े ट्रिगर के साथ बातचीत करूंगा। पहला है फेड का जो कल फैसला आया, अनुमानित आंकड़ों के लिहाज से है, करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती होते हुए दिखाई पड़ी, जो कि अनुमान भी था। लेकिन एक बात उन्होंने बोल दी कि आगे शायद ब्याज दरों में कटौती ना हो, पहला बयान। और ज़्यादा क्रूशियल बयान यह है कि यूएस मार्केट में बबल नहीं है, जो हर तरफ बाजार में खबर उड़ी हुई है कि यूएस मार्केट में बबल है बबल है। ये उनका कहना है कि ऐसा कोई बबल नहीं है। आप इससे कितना सरोकार रखते हो और क्या करना चाहिए ये ब्याज दरों में कटौती के बाद? अब कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? आई थिंक आपने सही कहा कि ये इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रही थी। पॉलिसी का जो आउटकम रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को भी पता था और डिस्काउंट भी हो चुका था। और रही आने वाले समय में रेट कट की बात, तो अगेन टाइम एंड अगेन यूएस फेड का ये बार बार यही कमेंट्री रही है कि हम डिपेंडिंग ऑन इनकमिंग डेटा ऑन इन्फ्लेशन एंड जॉब हम लोग अपना डिसीजन तय करेंगे। तो अगर आपको पिछले पॉलिसी का भी अगर आपको ध्यान होगा, तब कहा था कि 2 से 3 रेट कट होंगे। अब जाके थोड़ा स्टांस में मॉडरेशन की है कि शायद रेट कट ना भी हो। तो अगेन लेट्स सी, आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू गेस कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो भी अभी भी इन्फ्लेशन में पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ है अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं तो। तो अगेन आई थिंक, बट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह से इन्फ्लेशन की ट्राइजेक्टरी प्ले आउट हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डरने की बात है। यहाँ ऑब्वियसली आने वाले समय में रेट नीचे ही जाना है। मे बी इट्स 6 मंथ डाउन द लाइन वी मे सी फ्यू मोर रेट कट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आई थिंक मैं ये इवेंट को न्यूट्रल तौर पे लेना चाहूंगा मार्केट के पर्सपेक्टिव से। बट ओवरऑल अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखता हूँ, तो अगर रेट कट होता है यूएस में, तो मनी सेफ हेवन से निकल के हाई यील्डिंग एसेट्स लाइक इमर्जिंग मार्केट्स और कमोडिटीज को चेस करता है। तो वो पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो फ्लो है थोड़ा बेहतर होते हुए नजर आना चाहिए आने वाले समय में। एक और चीज़ सनी पाजी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है जिसमें तमाम बिग जाइंट्स के नंबर आ रहे हैं और आने हैं, गूगल के नंबर आए, ज़बरदस्त नंबर कंपनी ने पोस्ट किए। एनवीडिया $5 ट्रिलियन की पहली कंपनी बनी, दुनिया की पहली कंपनी बन गई। मतलब इसके तो अगर मैं कंपैरिजन के आंकड़े देखूंगा तो अपने आप ही, मतलब वो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। मतलब 2 कनाडा के बराबर अकेला एनवीडिया है, 166 आइलैंड्स आ सकते हैं,
एक और आधा जर्मनी साथ में जुड़ सकता है। मतलब दुनिया में जितने हिस्ट्री में पिज्ज़ा आज तक बिके हैं उससे ज़्यादा अकेले एनवीडिया है। सो इस तरह के कई एस्टॉनिशिंग नंबर के साथ ही कंपनी खड़ी है। तो एनवीडिया प्लस गूगल, मतलब $1 बिलियन के सेल्स के नंबर आना अपने आप में मतलब काबिल तारीफ है। सो ये नंबर्स को देखते हुए लग रहा है कि ये जो बबल बन रहा है, ये बबल एक्चुअल में बबल है या बबल विद सम स्टफ है? अगेन सुमित जी, बबल है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, बट ऑब्वियसली ये बात तो पक्की है कि जो न्यू एज बिजनेसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जो भी कंपनीज न्यू एज बिजनेसेस के लिंक है वहाँ डेफिनेटली नंबर्स भी अच्छे आएंगे और उन्हें वैल्यूशन भी मिलते हुए नजर आएगा। और जिस तरह से अभी ग्लोबल सिनारियो प्ले आउट हो रहा है कि यूएस एंड चाइना, जो कि दो एक टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, और उन्हीं के पास प्रीडोमिनेंटली लीडिंग टेकेज टेक्नोलॉजी है, तो उन ये दोनों देश की जो कंपनियां जो सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और ये सब एआई में काम कर रही हैं, वहाँ डेफिनेटली एक उम्मीद भी रहेगी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, और वहाँ वैल्यूशन भी तेजी से बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप ओवरऑल यूएस मार्केट में भी देखेंगे तो जो टॉप की जो 7 कंपनीज हैं उनका मुझे लगता है कि तकरीबन वेटेज 30-40% हो गया होगा बिकॉज ऑफ दिस रैली इन दिस स्टॉक, और ये रैली कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आई थिंक थिंग्स विल कंटिन्यू टिल द टाइम अर्निंग ग्रोथ बनी रहेगी। ये सब जितनी भी 7 मैग्निफिसेंट कंपनीज हैं उसमें जब तक अर्निंग ग्रोथ आती रहेगी। सनी भाई, दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स में एफआईएस का लौटना। सो फार अक्टूबर का नंबर कंफर्टेबल है, मतलब अगर पूरी तरह से आए नहीं हैं तो पूरी तरह से गए भी नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि बीचों बीच खड़े हैं और सोच रहे हैं कि करना क्या है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है आंकड़ों को देखकर। तो आप कितना कंफर्ट अब तक ड्राइव कर पाए एफआईएस के नंबर को लेकर? आपको लग रहा है कि एफआईएस की जो रुथलेस सेलिंग थी एटलीस्ट वो बंद हो गई है? ये डेफिनेटली आई थिंक अक्टूबर के आंकड़े देखेंगे तो बीच बीच में डेफिनेटली कुछ निगेटिव मतलब सेल के भी नंबर देखने मिले थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव नंबर्स भी हमें देखने मिले। तो डेफिनेटली सेलिंग इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ओर से। और अगर हम डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखते हैं तो वहाँ भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो एक्सट्रीम हो गया था, 7% पे चला गया था, वो अब इंप्रूव होके 25% के आसपास आ चुका है। तो डेफिनेटली शॉर्ट भी कवर हुए हैं अगर हम एफआई की पोजिशनिंग देखते हैं। तो ओवरऑल देख के लगता है कि सिचुएशन अब रिलेटिवली बेहतर है, और स्पेशली इन सिनारियो जहां आप इंडिया और यूएस की ट्रेड डील का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 1 से 2 महीने में। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट यूएस में जिस तरह से रेट कट हुआ तो कहीं ना कहीं ये एक पुश देगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को टू चेज अ बेटर एसेट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 months। तो आई थिंक फ्लो शुड रिलेटिवली बी बेटर फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर गोइंग फॉरवर्ड। अब आते हैं सनी भाई अर्निंग्स वाले पार्ट पर। 3-4 बड़े बड़े अर्निंग कल आए, जिसमें एक एलएनटी का अर्निंग आया, अनुमान से नीचे था लेकिन बाजार ने शायद उसको प्रेफरेंस दिया, आज एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। एलएनटी को लेकर क्या व्यू रख रहे हो, क्योंकि कैपिटल गुड्स जाइंट है एंड स्लोली एंड स्टेडली सरक सरक के ये अपने नए हाई की तरफ जा ही रहा है। सो इसको आप कैसे देख रहे हो? अगेन अगर हम नतीजों की बात करें तो मिक्स बैक रिजल्ट रहे थे एलएनटी की, बट इसमें पूरे नतीजों में दो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो मुझे नजर आई वो एक थी ऑर्डर इनफ्लो जो काफी रोबस्ट रहा था ये क्वार्टर में, और दूसरा जो ऑर्डर पाइपलाइन है आने वाले 6 महीने के लिए जो कि तकरीबन 10-10.5 लाख करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी ने बताई, उसमें से ऑब्वियसली कुछ ऑर्डर कन्वर्ट होंगे, कुछ विंस में कन्वर्ट होंगे एलएनटी के लिए। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ भी रिलेटिवली एग्जीक्यूशन के तौर पर भी बेहतर रहेगा, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ड्यूरिंग मानसून यूजुअली एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है। सो सेकंड हाफ एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से इंफ्रा साइड में भी बेहतर होते हुए नजर आएगा। और जिस तरह से लार्सन एंड टुब्रो ने नए सेक्टर्स में फोरे करने का जो के ऊपर भी एक गाइडेंस दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में फोरे करेंगे, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, तो ओवरऑल आई थिंक जो फुल ईयर की ग्रोथ गाइडेंस है कंपनी ने मेंटेन भी करी है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि कंपनी की जो फेयर वैल्यू है 4300 रुपीज है अगर किसी का 6 से 8 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो। अब आता है दूसरा कैपिटल गुड्स स्पेस का कंपनी, वो है बीएचईएल। कल नंबर्स इनके अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ऑर्डर बुक भी अच्छे हैं, नंबर्स भी अच्छे हैं। हालांकि एक वन ऑफ था मार्जिन वाला पार्ट, वो भी अगर हटा दूं तो भी नंबर ठीक ठाक थे। आप इसे कैसे देख रहे हो? यस, नो डाउट कि बीएचईएल के नतीजे भी काफी अच्छे आए थे। काफी 2 क्वार्टर के बाद एक अच्छे नतीजे हमने बीएचईएल में
हमें देखने मिले। एग्जीक्यूशन लगता है कि काफी अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। ऑर्डर बुक भी काफी रोबस्ट है, बट बीएचईएल में मुझे वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं लगता है। तो डिस्पाइट ऑफ गुड नंबर्स में एज ऑफ नाउ न्यूट्रल व्यू लेकर चलना चाहूंगा बीएचईएल को के स्टॉक पर। तीसरा, मेटल स्पेस से सेल का नंबर आया। सेल का नंबर वैसे तो वीक साइड पर देखने को मिला, लेकिन बाजार के जानकार मान रहे थे कि अनुमान से बेटर है। स्टिल बाजार ने इसको लाल निशान में ही ओपन किया। आप इसे कैसे देख रहे हो? अगेन अमंग दी स्टील सेक्टर सेल के नतीजे कमजोर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मुझे इसमें से कोई स्टॉक चूज करना होगा तो मैं रिलेटिवली दूसरी कंपनी जो है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके ऊपर बेट करना चाहूंगा, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि नंबर्स आने वाले समय में भी बेहतर रहेंगे। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई थी 10% की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसका जो बेनिफिट है वो पूरी तरह से नंबर्स में भी प्ले आउट होते नजर आ रहा है। तो वुड लाइक टू प्रिफर Tata Steel rather than SAIL among the steel sector. एक चीज़ और सनीपा जी, पूरा बैंक्स में मतलब बाजार ने देखा या रियलाइज़ किया या नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पूरा बैंक्स, पीएसयू बैंक स्पेशली, स्लोली एंड स्टेडली सरक के नए हाई की तरफ आ रहा है। आप देखो पीएसयू बैंक्स में 8-8 बैंक, 9-9 बैंक रोज साल के नए हाई बना रहे हैं। और वैल्यू थी, वो वैल्यू को बाजार ने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद एक अच्छा मूव दे दिया। अब आप यहाँ पर कैसी उम्मीदें लगा रहे हो पीएसयू बैंक से? एंड सो फार जो नंबर्स आए या डिपॉजिट के आंकड़े आए Q2 के, उनसे कितना कन्विंस हो आप? आई थिंक अगेन ना पीएसयू बैंक के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं, आई थिंक ये कंफर्टिंग नंबर्स हैं। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ भी नहीं देखी हमने, बट दो तीन चीज जो मुझे अच्छी लगी अमंग द पीएसयू बैंक नंबर्स की, जो ग्रोथ है 10-12% की, आप क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ देख रहे हो, जो कि बेहतर है। निम में प्रेशर रिलेटिवली कम है, क्योंकि इनके पास यूजुअली पीएसयू बैंक में कासा रेशियो बेहतर होता है, तो निम का जो प्रेशर है वो प्राइवेट पीएस के सामने थोड़ा कम नजर आ रहा है। और तीसरा, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर अभी भी काफी रोबस्ट एसेट क्वालिटी पीएसयू बैंक ने मेंटेन करी है। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे, इंडियन बैंक देखेंगे, तो कुछ बैंकों में तो इनफैक्ट एनपीए लगभग निग्लिजिबल है, अगर आप नेट एनपीए देखते हैं तो मुझे लगता है कि, और एट द सेम टाइम आपने जिस तरह से सही कहा कि वैल्यू भी थी कहीं ना कहीं, सभी मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक 0.91 प्राइस टू बुक के आसपास ट्रेड कर रहे, तो उसी के चलते एक मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया। एंड एट द सेम टाइम जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है 3-4 बैंकों में, हमने देखा कि बड़े फॉरेन एफडीआई के तौर पर बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाने की पैसा लगाया। और एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल है कि 20% से एफडीआई लिमिट पीएसयू में बढ़ाकर 49% करेंगे, तो एक इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट की जो 4-5 पीएसयू बैंक में होल्डिंग है 75% के अबव, वहां शायद एक बड़े इन्वेस्टर की आने की उम्मीद है, मे बी इमीडिएटली नहीं, अगले 6 से 12 महीने में। तो दैट अगेन विल लीड टू अ काइंड ऑफ री-रेटिंग अमंग द पीएसयू बैंक। तो व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा, बट अगर मुझे कोई बैंक यहाँ चूज करना होगा अमंग द पीएसयू बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ये 3 बैंक पर मैं बेट लेना चाहूंगा। दूसरी साइड पीएसयू बैंक्स के आते हैं प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में 4 पोस्टर बॉय जो हैं, उनमें 2 तो ऑलरेडी नए हाई बना रहे हैं। सो प्राइवेट बैंक्स में से क्या पिक करोगे? जो बेसिक्स हैं उन्हीं के साथ ही रहोगे या कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे एफडीआई नियम चेंज होने के बाद? अगेन ना, प्राइवेट में डेफिनेटली कोई दो राय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे जो हैं पिछले 3 से 4 सालों से काफी कंसिस्टेंटली बेहतर आ रहे हैं। हालांकि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस वी हैव सीन अंडर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लास्ट 1.5 मंथ, बट मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस आगे जाके कवर होते नजर आएगा, क्योंकि निम का जो प्रेशर है मे बी Q3 के बाद इज आउट होते दिखेगा, और वहां से एक बेहतर अर्निंग ग्रोथ हमें देखने मिलेगी इन द प्राइवेट बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा रहता है, बट मुझे लगता है कि कोटक में भी हाई यील्डिंग एसेट का कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएगा। उसके चलते कोटक में भी मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ रिलेटिवली बेहतर रहेगी। छोटे जो बैंक है इन प्राइवेट सेक्टर, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा एक बेहतर अर्निंग ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो वेदर इट इज फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, ऐसे कुछ चुनिंदा जो रीजनल बैंक है, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ भी एक वैल्यू भी है और रिलेटिवली एक बेहतर ग्रोथ आने की उम्मीद है अगले 3 से 4 क्वार्टर में। एक और चीज़, मतलब अभी हम यूएस टेक जाइंट्स की बात कर रहे थे, इंडियन टेक जाइंट्स को आप विज़ावी कहाँ देख रहे हो? क्योंकि ये डिबेट बहुत समय से उठी हुई है कि एक तरफ वो, उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट, वो रोज़ बरोज़ नए हाइज बना रहे हैं, नई मार्केट कैप अचीव कर रहे हैं, और ये रोज़ बरोज़ नए बायबैक कर रहे हैं और किस तरह कैश को डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कैसे आप कंपेयर कर रहे हो इन दोनों को?
अगेन जिस तरह से इस बार टीसीएस ने क्या ने कहीं ना कहीं डेटा सेंटर में फोरे करने का जिक्र किया था, तो मुझे लगता है कि ट्रांजिशन डेफिनेटली बिजनेस मॉडल में होते हुए नजर आएगा सभी इंडियन लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। ऑब्वियसली जिस तरह से एक एज जो यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी को है वो तो अब आना मुश्किल है। बट डेफिनेटली एक बिजनेस मॉडल में ट्रांजिशन मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 8 क्वार्टर में डेफिनेटली देखने मिलेगा। और टीसीएस ने ऑलरेडी इसमें एक फर्स्ट स्टेप लिया है कि डेटा सेंटर में फोरे किया है। अगर आप एचसीएल टेक के नंबर देखोगे तो उन्होंने अलग से एआई रिलेटेड जो रेवेन्यू है उसका जिक्र करना स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो मुझे लगता है कि बाय यूजिंग जेन एआई मोस्ट ऑफ दिस आईटी कंपनीज विल एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि ले ऑफ भी हो रहे हैं बहुत सारी लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। एंड एट द सेम टाइम इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज कर कर क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ट्रांजिशन फेज रहेगा मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए। मिड साइज आईटी कंपनी आई थिंक ऑलरेडी इसमें एक स्टेप अहेड है। केस इन पॉइंट जैसे अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड देखेंगे या फॉर दैट मैटर टाटा टेक विच इज फोकसिंग मोर ऑन एन ऑटोमोबाइल साइड, तो मुझे लगता है कि जो निश प्लेयर है मिड साइज आईटी कंपनी में वो अपनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी बना चुके हैं और वहाँ मुझे लगता है कि रिलेटिवली अर्निंग भी बेहतर आएगी। जैसे कोफोर्ज है जहाँ लगता है कि हमें आर एन डी स्पेस में, और एल टी कोफोर्ज हो गया या फॉर दैट मैटर परसिस्टेंट हो गया डेटा साइड में। तो ऐसी कुछ जो छोटी आईटी कंपनीज है वहाँ रिलेटिवली ग्रोथ आने की, बेहतर ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो वहाँ पर थोड़ी सी बेटर उम्मीद आने की, मतलब आप जो नाम बताए गए हैं इनके ऊपर एक बार को नज़र बना के रख सकते हो, यहाँ पर शायद थोड़ा सा पिकअप आए। लेकिन ये सनी पाजी होगा कब तक? इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आईटी अपना वर्स देख चुका है या आईटी अपना वर्स देखने वाला है या देख रहा है? आई थिंक आईटी कंपनीज में वर्थ इज बिहाइंड देम, क्योंकि जो भी निगेटिविटी थी कहीं ना कहीं प्राइस में डिस्काउंटेड भी है। और जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं वहां अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है। मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर लार्ज कैप आईटी कंपनीज आर ट्रेडिंग क्लोजर टू 18 to 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, और काफी रोबस्ट कैश फ्लो जनरेटर हैं। बस अब आगे आने वाले समय में स्ट्रीट को ये देखना है कि एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उससे क्या, उसका जो ग्रोथ है 27 में कैसा रहेगा, FY 27 में, और जो न्यू बिजनेसेस हैं उसके तरफ कैसे क्या स्ट्रेटेजी सभी कंपनीज की रहेगी। तो मुझे लगता है कि वर्थ इज ओवर फॉर मोस्ट ऑफ एन लार्ज कैप, इनफैक्ट एंटायर आईटी पैक। और जो अच्छा समय है, होप कि 3Q के बाद एक अच्छा समय आईटी कंपनीज के लिए आते हुए नजर आएगा वंस दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज बिहाइंड अस। तो शायद बुरा दौर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा है आईटी स्पेस के लिए पर्टिकुलरली। अब आते हैं दूसरे सेक्टर पे, वो है ऑटो, क्योंकि ऑटो में एक रोबस्ट तेज़ी आई है। तमाम शेयर तेज़ी में चले हैं, इसमें M&M जैसे शेयर हो, आई शेयर हो, मारुति हो, सब ने अपने नए हाई बनाए। इवन एंसिलरी में भी बहुत स्ट्रांग मूव आया है, लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा है कि ये ग्रोथ अभी लग नहीं रही नियर टर्म में कहीं ख़त्म होने वाली है। आप क्या देख रहे हो ऑटो में? ऑटो एंसिलरी, टायर, बैटरी, कहाँ पर जाया जाए? आई थिंक अगेन ऑटो आपने बहुत सही कहा कि एक स्ट्रक्चरल रीरेटिंग हुआ है पोस्ट जीएसटी कट, क्योंकि वहां अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में देखोगे तो वो जो डिस्काउंट है क्लियर कट नजर आता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी के चलते अगर आपने देखा होगा कि टीवीएस मोटर ने एक कमेंट्री में, अपने कमेंट्री में कहा भी था कि जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन 24% ईयर ओवर ईयर रही है ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, जो कि बहुत लो नंबर थे प्रायर टू द फेस्टिव सीजन। और उसमें भी टीवीएस मोटर ने 32% की ग्रोथ दी है, विच इज बेटर देन इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन चुकी है ऑटो। और अगर मुझे इसे प्ले करना होगा तो ऑटो एंड में जो सिलेक्टिव प्रोडक्ट में जो मार्केट लीडर्स है, जैसे फीएम है जिसका 33% मार्केट शेयर है टू व्हीलर के लाइटिंग सेगमेंट में, तो फीएम एक स्टॉक हमने हमारे दिवाली पिक में भी रिकमेंड किया हुआ है। वन इज सुब्रोस विच इज अगेन मार्केट लीडर एज फार एज एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल इज कंसर्न, तो सुब्रोस को हमने रिकमेंड किया था। लुमैक्स ऑटो जिस पर हमारी कवरेज है, जो कि एक प्रीडोमिनेंटली उसका बड़ा क्लाइंट महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो उसको एक बेनिफिट हमें लगता है कि आने वाले 4 से 8 क्वार्टर में प्ले आउट होते नजर आएगा। मिंडा कॉर्प अगेन प्रॉक्सी प्ले ऑन टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो ऐसे कुछ चुनिंदा ऑटो एंड कंपनी है जहां हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो
ऑटो एंसिलरी स्पेस में कई सारे नाम आपको बताए गए हैं, कई सारे विकल्प आपको बताए गए हैं जिनको आप अदरवाइज देख सकते हैं। शायद यहाँ पर कुछ हलचल होते हुए दिखाई पड़ सकती है। संदीपा जी, एक सेक्टर और है, वो है मेटल। मेटल में प्रीशियस मेटल को मैं अलग रखूंगा, गोल्ड सिल्वर को लेकर एक आपका आउटलुक, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रोबस्ट तेजी के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। और दूसरा प्रीशियस मेटल के अलावा आता है जो नॉर्मल फेरस एंड नॉन फेरस मेटल आते हैं। सो यहाँ पर से क्या पिक करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? आई थिंक विद इन द मेटल स्पेस नॉन फेरस मेटल के अगर आप डेली प्राइस अगर आप ट्रैक करते होंगे तो देखा होगा कि एल्यूमिनियम और कॉपर के जो दाम हैं लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जो नॉन फेरस साइड है वहाँ मुझे लगता है कि हिंडाल्को और नाल्को ऑब्वियसली दो दिग्गज कंपनीज जो प्रीडोमिनेटली एल्यूमिनियम से लिंक है, ये दो कंपनीज को मैं चूज करना चाहूंगा। और कॉपर के लिए तो डायरेक्ट प्ले जिस तरह से हिंदुस्तान कॉपर है वो एक ही कंपनी मुझे नजर आती है टू राइड ऑन दैट सेगमेंट। बट एट द सेम टाइम सिंस आपने प्रेशियस मेटल का भी जिक्र किया तो ऑब्वियसली उसका भी एक ही प्ले है लिस्टेड कंपनी के थ्रू, वो है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हम सिल्वर का प्रोडक्शन आते हुए देखते हैं। तो दैट कैन बी द की बेनिफिशियरी। माफ कीजिए। और गोल्ड और सिल्वर, इसको आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि 1.5-2 साल या 1 साल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद घर पे तो सुना ही होगा ऑब्वियसली कि इतने अच्छे तेज़ी हमने दिखा दी मेरी ज्वेलरी ने, आपने क्या ही किया। सो अब क्या करना है गोल्ड सिल्वर में? आई थिंक अगेन ऑब्वियसली जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि तेजी का कारण रहा है कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से फिजिकल गोल्ड बाय कर रही हैं और उसी के चलते ऑल ऑफ सडन सप्लाई स्क्वीज हुआ है अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, और उसी का रिफ्लेक्शन हम प्राइसेस में देख रहे हैं। अगेन अगर ये डॉलर पर जो विश्वास है वो कम होते हुए नजर आएगा आने वाले समय में, अगर ये ट्रेंड चलेगा डी डॉलराइजेशन हम जिसे कहते हैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में शायद तेजी बनी रह सकती है आने वाले समय में। बट एक इतनी बड़ी रैली के बाद अब मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगले 2 से 3 महीने शायद साइडवेज ट्रेड करें तो बेहतर होगा सभी के लिए, रादर देन हैविंग एन एक्सपोनेंशियल राइज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन एंड एज एन एसेट एलोकेशन, जिस तरह से हम सभी से बात भी करते हैं कि यूजुअली आपका जो एसेट एलोकेशन है 5 से 10% प्रेशियस मेटल में रहेगा, तो कभी ना कभी डेफिनेटली एक डिसेंट रिटर्न दे देता है पूरे पोर्टफोलियो में।